नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। दुनिया पर इस समय जो खतरा मंडरा रहा है उसकी बात की जाए। एक और अरब वर्ल्ड जंग की आग में झुलस रहा है। दुनिया अलग अलग खेमों में बढ़ती हुई नजर आती है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के हमलों से पाकिस्तान भी करहा रहा है। जी हाँ, जिस तरह से हालात हैं, तस्वीरें आपको दिखाते नजर आते हैं किस तरह से ये कहा जाए मिडिल ईस्ट से लेकर एशिया के कई हिस्सों में ऐसी ही विद्रोह की आग भी नजर आती है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त तबाही मचाई। कोऑर्डिनेटेड हमलों से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और नवनियुक्त सुप्रीम लीडर अली रेजा अराफी समेत कई सैन्य कमांडर और नेताओं की जान चली गई। वहीं इजराइल के हमलों से ईरान में न्यूक्लियर प्लांट को भी भारी नुकसान पहुंचने की खबर है। वहीं ईरान ने भी जबरदस्त पलटवार कर दिया है। अरब में मौजूद अमेरिका के तमाम अलग अलग बेसिस के अलावा इजराइल पर भी ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल की राजधानी तेल अवीव समेत कई जगहों पर तबाही मचा दी। इसके अलावा इजराइल के परमाणु प्लांट पर भी हमला करने का बड़ा दावा किया जा रहा है। ईरान की जो मिसाइलें हैं वो सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, बहरीन समेत कई देशों पर गिरी है, जिससे इनके रिहायशी इलाकों में जबरदस्त तबाही हुई। और इस जंग की वजह से दुनिया में खेमेबंदी भी होती हुई नजर आती है। जहां नेटो अमेरिका के साथ है, लाल सागर में फ्रांस 2 जंगी जहाज तैनात करने जा रहा है। वहीं दूसरी ओर रूस और चीन के साथ अब उत्तर कोरिया ने भी हमलों का विरोध किया। उधर एशिया में बात की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग जारी है। पठानों के हमलों से पाकिस्तान करहा रहा है। अफगानिस्तान का दावा है कि उसने पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें पाकिस्तान की सेना के 32 जवानों के मारे जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करने का दावा किया है। पाकिस्तान जहां एक और बाहरी खतरे से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के कराची समेत कई इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने कुछ जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ तक कर दी। अब ये जो अलग अलग घटनाएं और ये जो अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, ये साफ इशारा कर रही हैं कि ये जंग किसी भी वक्त और भीषण तबाही बन सकती है, तबाही ला सकती है, और तबाही की आग ऐसी जिसमें सब जलकर भस्म हो सकता है। सवाल बड़े खड़े होते हैं, क्या अरब वर्ल्ड में शुरू हुई जंग के परमाणु युद्ध में बदलने के भी आसार नजर आते हैं। सवाल ये भी, क्या ईरान के प्रॉक्सी संगठन की वजह से उसके पड़ोसी मुल्क भी परेशान थे। सवाल ये, क्या शहबाज और मुनीर भी मिलकर पाकिस्तान के हालात को काबू में नहीं कर पा रहे हैं। हालात तो कुछ इसी रूप में नजर आ रहे हैं। यही वो तमाम बड़े सवाल है, करेंगे चर्चा। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, उनसे हम चर्चा करें। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, बड़ी खबर ये कि ईरान का पाकिस्तान पर बड़ा आरोप है। आईआरजीसी के एक सीनियर कमांडर है, उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। पाक का एयर स्पेस इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका, ये आईआरजीसी की तरफ से कहा गया है। पाकिस्तान को इसकी कीमत चुकानी होगी, ये बड़ी धमकी आईआरजीसी की तरफ से दी गई है। आप ये समझिए, ये ऐसे समय में बड़ा हैरान कर देता है, क्योंकि जिस रूप में ईरान पर हमला किया था इजराइल और अमेरिका ने, एक तरफ उसकी निंदा करते हुए शहबाज शरीफ नजर आ रहे थे, दूसरी तरफ आईआरजीसी ये बड़ा आरोप लगा रहा है कि पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल एक तरह से किया गया है। तो यहाँ पर ये दो धार यहाँ पर जरूर नजर आती है, अलग अलग राय नजर आती है। और लगातार पाकिस्तान में भी बड़े स्तर पर अमेरिका के दूतावास के बाहर इकट्ठे होकर लोगों का प्रदर्शन हुआ, और इस दौरान अमेरिकी दूतावास की तरफ से अमेरिकी कमांडर्स ने जिस रूप में गोलीबारी की, कई पाकिस्तानियों की जान चली गई। तो उस वजह से लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा चरम पर है। एक तरफ चौतरफा ईरान लगातार जो घिरा, समझिए चौतरफा ईरान घिरा, और उस ईरान के घिरने के बाद में अलग अलग देशों की बड़ी भूमिका नजर आई। वो सऊदी अरब जो लगातार ये कहता रहा कि ईरान पर हमले के लिए या मिडिल ईस्ट में किसी जंग के लिए हम मिडिल ईस्ट की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन जब बात हमले की आई तो वही सऊदी अरब भी पलट गया। ऐसा ही हाल ये कहा जाए कि मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों का नजर आया, दुबई तक का। और यही वजह है कि ईरान अब वज्रपात की तरह बरस रहा है, ये कहा जाए मिडिल ईस्ट के अलग अलग खाड़ी देशों पर। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है। जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ दामोदर सिंह जी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। बलोच पत्रकार
अहमर मस्तिखान जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। ईरान मामलों की जानकर मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान से पीएमएलएन के नेता डॉक्टर इरशाद अहमद जी भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर इरशाद अहमद आपसे करना चाह रही हूँ, क्योंकि आईआरजीसी का हाल ही में बयान सामने आया और उनकी तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से बड़ा आरोप लगाया गया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने एयरबेस को इस्तेमाल करने दिया है ईरान पर हमले के लिए। अगर ऐसा है तो शहबाज शरीफ जो निंदा कर रहे थे वो दिखावा था, या फिर ये क्या तस्वीर क्या नजर आ रही है? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं अर्ज करूंगा, देखिए जो हमारे ईरान के दुरुस्त कर दूं, एयर स्पेस की बात है जी। मैं पूरे सवाल का जवाब दूंगा। आपका इंट्रो मैंने सुना, मुझे बोलने दिया करें प्लीज। जी जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो पूरी दुनिया, पूरा आलम इस्लाम, पूरी दुनिया अफसुर्दा है, गमगीन है कि हमारे खुमैनी और ईरान के हमारे बहन भाई शहीद हुए और शहादत हासिल की उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, और कुफ्फार को बताने के लिए कि इस्लाम खत्म करने के लिए नहीं है। जब मौत मरना ही है तो इज्जत की मौत मरे, शहादत की मौत मरे, और वो मरे और उन्होंने शहादत हासिल की अपने मुल्क के लिए। देखें, वो एक मिसाल कायम करके गए खुमैनी, क्योंकि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है और करबला के बाद। देखिए, इन्होंने करबला बनाया, करबला दूसरा बनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सिर निगू नहीं किया। उन्होंने अपने अलम बुलंद रखा, हुसैन का अलम, अली का अलम बुलंद रखा। नबी की औलाद हैं हम, तो हमने दिखाया कि हम झुकने वाले नहीं, हम कभी भी कुफर के आगे झुकेंगे नहीं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है, अभी जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान पे, देखें, ईरान के तमाम नाजमीन ने, तमाम हुकूमत के लोगों ने शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने एकदम ईरान के साथ खड़ा होने के लिए कहा, और ईरान के खिलाफ जो ये जंग लड़ी जा रही थी उसके खिलाफ उन्होंने बात की। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान दिखाएगा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम इस्लाम के साथ खड़े हैं, हम कुफर के खिलाफ खड़े हैं, और इजराइल मरदूद को इंशाअल्लाह उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। क्योंकि गीदड़ की जब मौत आती है वो शहर की तरफ आता है, और इस गीदड़ की इजराइल की मौत आई है, इसने ईरान से उंगली की है। अब इस उंगली का जवाब हम हाथ की शक्ल में देंगे इंशाअल्लाह। तमाम मुस्लिम, तमाम उम्मत मुसलमान चाहिए तो ये कि तमाम दुनिया शब्दों का इस्तेमाल किया। मैं यही तो जानना चाह रही हूँ डॉक्टर इरशाद अहमद कि आईआरजीसी का जो बयान आया, आखिर उसका क्या उद्देश्य है? यहाँ पर टीपी त्यागी जी आपकी बात पे कुछ रिएक्ट कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, इनसे पूछा ये गया था कि आपने अमेरिका को ईरान के खिलाफ अपना स्पेस क्यों प्रोवाइड करा। ये कहने लगे खोमेनी ने ये किया, खोमेनी ने वो किया, इस्लाम इतना अच्छा है। इस्लाम तुम्हारा काहे का इस्लाम है? तुम तो सबसे ज्यादा गैर इस्लामिक मुल्क हो, तुम्हें तो गैरत आनी चाहिए। तुमने जितने मुसलमानों को मारा है इतना किसी और ने नहीं मारा होगा। क्या तुमने जॉर्डन में जाके 25,000 मुसलमानों का अलम बुलंद किया है, इस्लाम का बुलंद किया है, अलम बुलंद किया है इस्लाम का हमने। हम बताएंगे, मैं बता रहा हूँ ना कि पाकिस्तान बताएगा कि क्या होता है इस्लाम, क्या होता है मुसलमान, क्या होता है। लेकिन मैंने आप जैसा सफेद झूठ बोलने वाला आदमी नहीं देखा। बात को इधर उधर घुमाना, जो सवाल पूछा उसका जवाब दो। आपने अपना स्पेस ईरान के खिलाफ अमेरिका को क्यों दिया, ये इसका जवाब। देखिए, अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये आपका प्रोपेगेंडा, हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है। जब कहीं साबित होगा कि हमने स्पेस दिया या पाकिस्तान से ईरान तो ऐसा है ना कि हो जाए। हिंदुस्तान की संस्था नहीं है डॉक्टर इरशाद अहमद। आईआरजीसी, अगर आपको जानकारी हो तो ये हिंदुस्तान की संस्था नहीं है, ईरान से उसके ताल्लुकात हैं। आप यहाँ पर एक अलग प्रोपेगेंडा का जिक्र कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान के पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान के साथ में अच्छे संबंध रहे, लेकिन जिस रूप में आईआरजीसी की तरफ से बयान सामने आया तो सवाल तो पूछा जाएगा ना। वो जनता जो लगातार अपनी जान न्यौछावर करने को खड़ी हुई है, अमेरिका दूतावास के बाहर वहां पर खड़ी होती है, आखिर उनके साथ में क्यों ये बेईमानी हुई? उन्हें तो जवाब मिलना चाहिए या नहीं? देता हूं इसका भी। जितनी भी दुनिया की एम्बेसीज हमारे मुल्क में हो या आपके मुल्क में हो, उसकी हिफाजत करना हुकूमत का काम होता है। किसी भी मुल्क में हुकूमत के एम्बेसी जहां मौजूद, देखिए आज से हमारे लोगों की जान गई, अभी तक 25 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। उन लोगों की जान जाने का क्या मतलब है? क्या उनको आप सुरक्षा नहीं मुहैया करा पाए? हमारी आपसे भी जंग थी तो आपकी भी एम्बेसी की हिफाजत हमने करनी थी, क्योंकि आप हमारे मेहमान भी थे, दुश्मन अलग हैं। जब आप घर में आ गए तो आपकी हिफाजत करना हमारा फर्ज बनता है।
अमेरिका एक अजीम मुल्क है, उसकी हिफाजत करना पूरी डॉक्टर इरशाद अहमद कैसी बात कर रहे हैं आप जरा सोचिए, आपको आपके सुनिए आपके जो देश के नुमाइंदे आपको सुन रहे होंगे ना, वो बड़े इस समय दुखी हो रहे होंगे। जिन परिवारों ने अपनों को खोया है कल ये प्रदर्शन करते हुए, वो सोच रहे होंगे कि हमारे जो देश के हुक्मरान हैं वो हमारी सुरक्षा की बात करेंगे, उन अमेरिकियों की तलवे चाटते रहेंगे। देखिए, ना अमेरिकियों के तलवे चाट रहे हैं, ना किसी के हक में बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि वायलेंस अच्छी चीज नहीं है। हमारी हुकूमत, हमारे सरबराहान अगर वो सुन्नी मुसलमान होते तो क्या 35 लोगों को आप मरने देते? आपकी तो एक आदत है कि कोई भी बात हो जाए हिंदुस्तान का हाथ है इसमें। कल को तुम्हारे देश की आबादी बढ़ गई, आप कहोगे इसमें भी हिंदुस्तान का हाथ है। भाई कमाल हो गया। वो अगर सुन्नी मुसलमान होते तो क्या तुम उन्हें मरने देते? मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। वो शिया थे, इसलिए आपने मरने दिया। आप ये कुफर की बात मत करें। शिया मुस्लिम है, शिया को कौन काफर कहता है? आप कहते हैं, आप कह रहे हैं, आपने प्रोपेगेंडा फैलाना है ना। आपने शिया मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था, क्या होती है जो अभी आप इसीलिए शिया मस्जिद के ऊपर अटैक हुआ था, जहां पता नहीं 36 या 35 कितने लोग मार दिए गए। तुम यार कमाल की बात करते हो इरशाद। सबसे ज्यादा इररेस्पॉन्सिबल यू आर ए पैनलिस्ट, मोस्ट इररेस्पॉन्सिबल पर्सन। झूठ है। देखिए, आप ऐसी बात मत करें। देखिए, आप हमेशा अपनी जुबान से जहर उगलते हैं, अपने मुल्क से जहर उगलते हैं। मुझे ये बताइए मैंने कौन सी गाली दी है? मैंने कौन सा अपशब्द कहा है? मैंने वो कहा है जो सच है। डॉक्टर इरशाद अहमद, जहर उगलने की बात तो आप कतई ना करें, क्योंकि अभी मैंने आपसे सवाल पूछा था आईआरजीसी को लेकर, आपने प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया। और आप यहाँ पर भी इस डिबेट के माध्यम से जरा सुनकर देखेंगे तो आप देखेंगे आप उन अमेरिकियों की वकालत कर रहे हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत पर गमगीन थे, वहां पर वो आवाज बुलंद करने के लिए गए थे, उन पर गोलियां चला दी गई। मैं बाकी अन्य गैस करूं, लेकिन दामोदर सिंह जी शायद कुछ रिएक्ट करें आपकी बात पे। जी ये नैना, ये जो महोदय हैं इनसे जरा पूछिए कि आपने पूरी बातचीत के दौरान इजराइल का तो बड़ा विरोध किया, इजराइल के बारे में बड़ा कुफ्र उगला, लेकिन आपके मुंह से अमेरिका का नाम क्यों नहीं लिया गया? आपने उसके बारे में क्यों जिक्र नहीं किया? वो तो खुलेआम कह रहा है वो ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। और ये तालिबान, आप सारे मुस्लिमों के नेतृत्व करने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तालिबान के ऊपर हमले क्यों कर रहे हैं? आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले आपने वो स्थिति क्यों नहीं देखी? और अगर आपको याद हो तो डॉक्टर अब्दुल कादिर का नाम जानते हैं? डॉक्टर अब्दुल कादिर का नाम आपको पता होगा। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में जितना परमाणु बम इधर उधर ब्लैक मार्केट में गया, उसको जन्मदाता डॉक्टर अब्दुल कादिर है। पूरी दुनिया में फेमस है बात। ईरान का जितना भी ईरान के अंदर जितना यूरेनियम संवर्धन हुआ, ईरान को जितना भी ब्लैक मार्केट से परमाणु बम के लिए टेक्नोलॉजी दी गई, वो डॉक्टर अब्दुल कादिर ने दी। इस बात से आप नकार सकते हैं? आपके पास जवाब देने के लिए है तो आपके ऊपर कौन ट्रस्ट करता है? और इस बात में आईआरजीसी ने आरोप लगाए आपका। पूरे जब से ये अटैक शुरू हुआ सबने ये बात कही कि अमेरिका का साथ पाकिस्तान के बिना दिए इतनी दूर से हवाई हमले नहीं किए जा सकते, बिना पाकिस्तान का एयर स्पेस यूज किए। कौन जाता है अमेरिका के पास बैठने? भाई आपका फील्ड मार्शल गया वहां पे समझौते करने। इस हमले की प्लानिंग 4 महीने पहले बनी थी। देखिए, हम तो पूरी दुनिया में जा रहे हैं। जब से आपसे जंग जीती, जब से आप लोगों को सिंदूर लगाया, पूरी दुनिया के मेहमान बनते हैं, पूरी दुनिया में गुलदस्ते पेश करती है, खुशबुएं पेश करती हैं, तोहफे देते हैं, हमें बुलाते हैं, हमारे ऑनर्स में दावतें की जाती हैं। इरशाद अहमद जी, कम से कम रमजान के पाक महीने में सच बोलिएगा। वो वीडियो, वो बयान बहुत ज्यादा पुराना नहीं हुआ जब आपके ये कहा जाए कि शहबाज शरीफ खुद जाकर कहते हैं कि हम जब लोगों के बीच में जाते हैं पैसे मांगने के लिए तो हमें धिक्कार मिलती है। आप कम से कम रमजान के पाक महीने में झूठ ना बोलें। आखिर क्या सच है क्या झूठ? मैं अहमद मस्तिकान जी का रुख करना चाह रही हूँ। अहमद मस्तिकान जी, यहाँ पर बड़ी अलग अलग बातें कहा जाए इन हमलों को लेकर जरूर की जा रही है। इजराइल को तो लगातार यहाँ पर निशाने पर ले रहे हैं। वही बात जो दामोदर जी ने कि अमेरिका का एक भी बार जिक्र नहीं किया गया। और वही बात जब ये अगर कहते हैं इजराइल को इतना कोसते हैं, तो ये जो पीस टॉक के लिए या स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए जो बात हो रही है, तो क्यों आखिर फिलिस्तीनियों के खिलाफ हथियार उठाने को तैयार हैं? ये दोहरा रवैया नहीं तो और क्या है? अमर मस्तिकान जी, ऑडियो अनम्यूट कर लें प्लीज। मस्तिकान जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। अमर मस्तिकान जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है?
मैं मस्तिकान जी को दोबारा कनेक्ट करवाती हूँ। जब तक मैं जल्दी से एक बार रुक कर रही हूँ मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी से। मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी, दरअसल ये बात अभी खासतौर से ईरान के लिए अगर बात की जाए तो बड़ा मुश्किल का वक्त है, इसमें कोई शक नहीं। चौतरफा लगातार यहाँ पर हालात तनावपूर्ण है और उसका जवाब भी ईरान की तरफ से लगातार दिया भी जा रहा है। अब ऐसे में क्योंकि इरशाद जी मौजूद हैं, आपको मेरी आवाज आ रही है मोहम्मद हुसैन जी? मोहम्मद हुसैन जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे लग रहा है मोहम्मद हुसैन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मैं उनको दोबारा कनेक्ट करवा रही हूं। लेकिन तमाम अलग खास मेहमानों का मैं रुख करूं। टीपी त्यागी जी, देखिए इरशाद जी के तो अपने अपने अलग अलग तर्क होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर दो चीजें जरूर बताइएगा, खासतौर से ईरान इजराइल को लेकर भी। ये कहा जा रहा है कि ईरान को अपनों ने ही धोखा दिया, आखिर उन अपनों में कौन कौन थे? आयतुल्लाह अली खामनेई जिस तरह से टारगेट पर लिए गए, उसमें बड़ी बात ये कही गई कि जो ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया, उन कॉम्बैट ऑपरेशंस में अपनों से ही एक तरह से वो धोखा खाकर बैठे हैं, और यही वजह रही कि ईरान में आज ऐसे हालात बन गए। देखिए, अपनों में सबसे पहले तो जो बेहतरीन पर्सन यहाँ पर बैठे हुए हैं इरशाद साहब, ये थे। भाई, इससे ज्यादा बड़ा धोखा क्या होगा कि एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हुमा क्या बोलते हैं उसे, यानी कि इस्लामिक कॉपरेशन, एक तरफ तो आप ये बात करते हैं और दूसरी तरफ आप ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को जगह देते हैं कि आप यहाँ से अटैक कीजिए। तो मैं क्या कहूँ, इनको ना कहूँ तो किसे कहूँ कि ये सबसे ज्यादा पीठ में छुरा घोंपने वाले ये थे। षड्यंत्र, झूठ, चंदे पर पलने वाले ये देश, ये लोग, ये हैं जो सबसे ज्यादा जाके इन्होंने अमेरिका के तलवे चाटे। आज इनकी तरफ से एक बात उनके बारे में नहीं निकलती और इन्होंने इंटरनली तो अपना हाल खराब कर ही लिया, वीएलए से, टीटीपी से, पीओके से, सिंध से, लेकिन एक्सटर्नली भी आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि इनके पास कटोरा लेके दूसरों के पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। यही थे जो लेके गए थे अमेरिका के पास कि हमारे ये मिनरल्स खरीद लो, क्या क्या जो, और यही थे जिन्होंने चाइना को फंसा दिया। लेकिन मैं इनकी एक बात में तारीफ करता हूँ, इनका जो एक डीप एस्टेट है उसकी तारीफ एक धोखे में इस तरह से करता हूँ कि जब अफगानिस्तान में रशियन आए, इन्होंने अमेरिका की मदद से रशिया को निकलवाया, और जब अमेरिकन आए तो अमेरिका की ही मदद से अमेरिका को निकलवाया। अमेरिका को कहते रहे हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, पैसे लेते रहे और वो आतंकियों को देते रहे। लेकिन सर यही बात है ना कि कई बार वो अमेरिका खुद ही इनको एक तरह से आईना भी दिखा देता है। लेकिन इन सबसे अलग अपनी कौम जरूरी है या फिर दूसरे कौम को इस रूप में बार बार सपोर्ट करना? मैं तो इरशाद जी के उस बयान पर ही बार बार हैरान हूँ। अहमद मस्तिकान जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जवाब दें। जी जी जी, आपका शुक्रिया। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि कल के दिन कराची के अंदर अमेरिकन कॉन्सुलेट से यूएस मरीन्स ने फायर करके पाकिस्तानियों को मारा है, और इनकी जो हुकूमत है पाकिस्तान की इस कदर नालायक और इस कदर बेगैरत है कि इन्होंने अमेरिका से कोई प्रोटेस्ट भी नहीं किया कि हमारे शहरियों को आपने क्यों मारा है। जब यहाँ पर ये जो लड़ाई शुरू हुई तो इन्होंने कंडेम किया, और जब कंडेम किया उसके अंदर ना अमेरिका का नाम लिया इनके फॉरेन ऑफिस ने और ना इजराइल का नाम लिया, लेकिन इन्होंने ईरान का नाम लिया। ये ऑन रिकॉर्ड है जी, ये मेरे तरफ से कोई बात नहीं है, ये ऑन इनका अपने फॉरेन ऑफिस के स्टेटमेंट है। ये कैसे बात कर रहे हैं कि हम जो है ईरान के साथ है या हमें ईरान के साथ हमदर्दी है? आप जो ट्रंप के लिए आप कह रहे थे कि ये जो साउथ एशिया का सेवियर है, आप ट्रंप को जो है नोबेल प्राइज के लिए दे रहे थे, उनको नॉमिनेट कर रहे थे। आप पूरी दुनिया के आगे ट्रंप की आप मस्का पॉलिश लगा रहे थे। अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे हैं और आज आप ये कह रहे हैं कि आप ईरान के साथ हैं। किस किस्म के ये मक्कार पंजाबी मुसलमान हैं? ये पंजाबी मुसलमान जो हैं जाके अफगानिस्तान के अंदर औरतें बच्चों का खून बहा रहे हैं। इन्होंने ये ठेका लिया हुआ है कि अफगानिस्तान के अंदर हम रिजीम चेंज करके देंगे ट्रंप साहब को, और यहाँ आकर
हमारे आगे, सबके पूरे दुनिया के आगे ये झूठ कह रहे हैं। गिलगित के अंदर इन्होंने आज कर्फ्यू लगा दिया है। गिलगित बल्तिस्तान जो है वो शियाओं की अक्सरियत की सूबा है। मेरा देखे शिकायत भारत से है। ये लेजी एलिफेंट की वजह से ये इतने बदमाश हुए हैं। भारत को कहना चाहिए 75,000 किलोमीटर जमीन भारत की जो है इन्होंने कब्जा किया हुआ है। देखिए, हम तो इनको अपनी जमीन इसमें से कोई शक नहीं, निकालेंगे। हालांकि वो पूरा मसला वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है इरशाद जी जरूर जवाब दे पाएंगे। इरशाद जी, मैं तस्वीरें भी दिखाती जा रही हूँ किस तरह से आमने सामने थे प्रदर्शनकारी जो आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के होने के बाद में प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर गोलियां बरसा दी गई। अहमद जी की बातों का जरा जवाब दीजिएगा। क्या अमेरिका का नाम नहीं लेना ये किसी तरह का दबाव है? और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि आपने अपने ही इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है अब तो। देखिए, मैं अर्ज करूं आपसे कि ये जो लोग, आप लोग, ये मस्ती खान जैसे लोग जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान में हंगामा आराई, शिया सुन्नी फसाद और तोड़ फोड़ जलाओ घराव की सियासत, तो ये होने नहीं देंगे इदारे। देखें, गिलगित बल्तिस्तान में बेहतरीन तरीके से अमन अमान को कायम करने के लिए दफ़ा 144 हमारे पंजाब में भी लगी है। इसलिए लगी है कि एम्बेसियों पे हमला करना, कर्फ्यू हमला करना, गाड़ियों की तोड़फोड़, घरों का जलाओ गिराओ, ये किसी नामुमकिन हो सके। रोज़ों के दौरान इस तरह की वायलेंस करना, और देखें एक नुकसान हुआ, हमारे भाई खामनाई और हमारे ईरानी भाई बहन भाई बच्चे शहीद हुए, तो उसके लिए हम दिलो जान हमारा कुर्बान है। उसके लिए जिम्मेदार कौन है इरशाद जी? तो ये उसके लिए दोषी कौन है, अमेरिका या इजराइल? आप चाहते ही हैं कि पाकिस्तान में जलाओ गिराओ हो जाए, पाकिस्तान में लोग जनाब, आपने ईरान का जिक्र किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ उसके लिए दोषी किसे मानते हैं, इजराइल या अमेरिका को भी? देखें, इंडिया और इजराइल को मानते हैं क्योंकि मोदी जी गए इजराइल में, वहां प्लानिंग करके आए। जैसे मोदी जी हिंदुस्तान पहुंचे, इजराइल ने हमला कर दिया। देखें, ये शह दे के आते हैं। इसी तरह अफगानिस्तान में ये गए आपके लोग मुत्तकी, वहां गए मौलाना मुत्तकी, हिंदुस्तान गए, आप इस बात को कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें आपने अफगानिस्तान पर जब बम बरसाए तो उसमें बाकायदा ये स्पष्ट हुआ कि आपने अमेरिका की शह पर ये बम बरसाए थे, क्योंकि जब ये हमला किया गया था उसके कुछ दिन पहले आपके जो शहबाज शरीफ है ना, वो डोनाल्ड ट्रंप के पास साथ में जाकर बिरयानी खाकर आए थे फ्री फोकट की, तो उनको जो फ्री फोकट की बिरयानी खाई और वहां से आदेश आया था। तो ये अपना फेक नैरेटिव अपने पास में रखिएगा और ये अपनों के साथ में जो स्टैंड नहीं ले पाते उन तस्वीरों को जरा आप देखते चलिए। मैं मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी का रुख करूं, लेकिन एक बार ये तस्वीर जरा फुल फ्रेम में दिखाइएगा। ये तस्वीर जहां पर किस रूप में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन क्यों था, पहले इस प्रदर्शन के मुख्य हिस्से को समझिए। प्रदर्शन था आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत की खबर जैसे ही आई, इजराइल और अमेरिका ने जैसे ही हमला किया, लोग जानते हैं, लोग बेवकूफ नहीं हैं कि आखिर ये हमला किसके बिना पर या किसके इशारे पर हुआ। लोग सड़कों पर उतरे, वहां पर पहुंचे, अमेरिका के दूतावास पे प्रदर्शन किया और वहां पर क्या हुआ, जो अपने नेता की जान जाने की खबर के बाद में सड़कों पर उतरे थे उन पर गोलियां बरसाई। पाकिस्तान की, अपने आप को मुस्लिम देश कहते हैं, उस धरती पर गोलियां बरसाई गई। गोलियां बरसाने वालों में आधे से ज्यादा खुद पाकिस्तान के ये कहा जाए कि जवान थे, तो दूसरे अमेरिका की गोली थी। मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी, एक तरफ हम बात करते हैं चारों तरफ तनाव है, दबाव है, लेकिन ईरान का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये कहा जाए कि पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से कनेक्ट होता है और कई ऐसी रिपोर्ट सामने आई कि बलूचिस्तान या फिर पाकिस्तान का एयर स्पेस इस्तेमाल किया गया है, खासतौर से ईरान में इस हमले में। जी, मैं इसके बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में गल्फ की मुख्तलिफ कंट्रीज़ के ऊपर हमला करके जहां अमेरिकन बेस पाए जाते थे, ये बता दिया है कि किसी का भी वो लिहाज नहीं करेगा। अगर कहीं भी किसी भी जगह को ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाएगा तो ईरान उसका पुख्ता और कड़ा जवाब देगा। इवन उसने ओमान के अंदर भी अमेरिकन बेस के ऊपर हमला किया है। अगर कोई और कंट्री भी अब ईरान के दुश्मनों की मदद करेगी तो वो भी अमान में नहीं रहेगी और उसकी हिफाजत भी ख़तरे में पड़ जाएगी। लेकिन मैं एक दूसरे पॉइंट की तरफ भी इशारा करना चाहूँगा और वो ये है कि आपने ओपनिंग रिमार्क में जो आयतुल्लाह आराफी का नाम लेकर ये कहा कि वो इंटरिम लीडर हैं, सुप्रीम लीडर। ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जब तक के नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब नहीं होता है
तब तक एक कमेटी, एक काउंसिल बनती है जिसमें 3 लोग होते हैं, ईरान जी। के प्रेसिडेंट, ईरान के चीफ जस्टिस और फिर ईरान के एक मुफ्ती जो गार्डियन काउंसिल की तरफ से आते हैं। ये 3 लोग मिलकर वो जिम्मेदारियां जो ईरान के सुप्रीम लीडर की होती हैं उसे चलाते हैं मिलकर, और वो लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं वो ये कि वेस्टर्न मीडिया ने कुछ टाइम से ये कवर करना शुरू किया है कि आयतुल्ला आराफी जो उस कमेटी के एक मेंबर हैं, उनके बारे में ये खबर आई है कि उनको मार दिया गया है। लेकिन अभी से तकरीबन 1 घंटा पहले ईरान के चैनल पर, न्यूज़ चैनल के ऊपर वो लाइव आए थे और उन्होंने तकरीबन 4 या 5 मिनट की बाइट दी है और उसके अंदर उन्होंने पब्लिक से ये रिक्वेस्ट किया है कि अपने दरमियान इत्तेहाद को, एकजुटता को बाकी रखें और हम मिलकर दुश्मन का मुकाबला करते मतलब आप रहेंगे। एक तरह से जो अभी लेकिन खबरें चल रही हैं, आखिरी आप उसको बात- कंडेम कर रहे हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, इसको इस रूप में देखा जाए। लेकिन ये भी जानकारी कि ईरान में तो आधे से ज्यादा अभी नेटवर्क्स जाम है, वहां पे इंटरनेट चल नहीं रहा है, बिजली और ये तमाम जो ऐसी व्यवस्थाएं वो भी ठप हो चुकी हैं। जी बिल्कुल, ईरान के अंदर कल रात में ईरान के टीवी के एक स्टेशन के ऊपर हमला हुआ है, उसका शब के 2 जिसको कहा जाता है वो इंटरप्ट किया गया है और वो नहीं चल रहा है। लेकिन बाकी दूसरी टीवीज और दूसरे टेलीविजन के दूसरे चैनल वो काम कर रहे हैं। इंटरनेट जाम है, लेकिन कुछ रिसोर्सेज के जरिए से जैसे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं खुद 28 तारीख को ही ईरान से वापस आया, यानी मैं आया और वहां पर हमला हुआ है, लेकिन वहां पे सूत्र और कांटेक्ट ऐसे हैं कि जिनके जरिए से राब्ता किया जा सकता है। और मैंने ये जो बात कही है कि ईरान के न्यूज़ चैनल पे आयतुल्ला आराफी आए थे 4:15 बजे, तो वो ऑथेंटिक बात है और देखकर मैंने कहा है। ठीक है, तो अभी अगर आपके हुसैन सूरत वाला जी अगर आपके संपर्क में हो ये तमाम परिस्थितियों को लेकर, तो वहां पर अभी हालात किस तरह से हैं, जरा ये भी बताइएगा। और अभी फिलहाल सुप्रीम कमांडर की कमान किसके हाथ में या किसके नाम की चर्चा है? जी, सुप्रीम लीडर की जगह एक कमेटी है जो प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस और गार्डियन काउंसिल के एक मेंबर से मिलकर बनी है और वो चल रही है। हालात वहां पर ऐसे हैं कि ईरान में ये अनाउंस किया जा रहा है टीवी के जरिए से कि ये जंग लंबी चलने वाली है, लोगों को उसके लिए मेंटली तैयार किया जा रहा है कि लंबी जंग के लिए तैयार हो जाओ। और लोग भी अभी तक के, कल से जब खबर आई है सुप्रीम लीडर की शहादत की, लोग रास्ते पर इंतकाम और इंतकाम के नारों को बुलंद कर रहे हैं। तो पब्लिक भी चाहती है, गवर्नमेंट का भी इरादा है, फौजी भी चाहते हैं कि सबक सिखाने तक के अमेरिका को और इसराइल को जो कातिल हैं शहीद खामेनेई के, ये जंग चलती रहेगी। अच्छा, मोहम्मद हुसैन सूरत वाला जी एक और बात का जवाब दीजिएगा, फिर मैं बाकी गेस्ट का रुख करूं, क्योंकि आपने यहाँ पर इजराइल और अमेरिका का नाम लिया। इसमें कोई शक नहीं, अमेरिका की तरफ से बड़ी घेराबंदी ईरान के अलग अलग इलाकों में की गई थी, और लेकिन ये भी बड़ी बात कही गई कि जो ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया उसमें अपनों ने ही एक तरह से कहीं ना कहीं अपने धोखे की वजह से इस तरह के हालात ईरान में बने हैं। क्या इस बात को आप मानते हैं? और वो कौन कौन लोग हैं, उन्हें एक्सपोज करेंगे? ईरान के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जो ईरान की गवर्नमेंट के मुखालिफ हैं आज के सिस्टम के, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है, बहुत कम तादाद है। वो एलिमेंट चूंकि बहुत कम तादाद में है तो वेस्टर्न मीडिया के सपोर्ट के जरिए से वो कहीं दिखाई पड़ते हैं, जिसमें ईरान के भागे हुए पुराने शाह के बेटे और पोते भी वहां पर हैं। तो इस तरह के लोग पाए जाते हैं। लेकिन अभी इस एलिमेंट के अंदर, इनकी शहादत के अंदर, ईरानी मीडिया का ये कहना है कि नहीं, हम एक ताकतवर दुश्मन के मुकाबले में हैं, अपने दुश्मन को हमें कम नहीं समझना है, हम ताकतवर दुश्मन के मुकाबले में हैं। उनके पास कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी, उनके पास कुछ ऐसे हथियार हैं जिसके जरिए से वो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन जहां हम ये कबूल करते हैं कि वो ताकतवर हैं, हम उनको ये बताना भी चाहते हैं कि वो जमाना गया कि तुम मारोगे। शायद यही वजह है कि चाहे बात यूरोप हो, चाहे बात नाटो हो या खुद ही खाड़ी देश हो, उनसे भी एक तरह से आमने सामने की बात है। एक और बात का जवाब दीजिएगा, जो मैंने IRGC की रिपोर्ट की बात कही, पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की बात कही गई है IRGC की तरफ से, ईरान पर हमला हुआ है। जो मैं IRGC की रिपोर्ट को जहां से मैं फॉलो करता हूं वहां पर मुझे इस तरह की खबर नहीं मिली है, लेकिन मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में इस बात को कह दिया है कि कोई भी ईरान के मुकाबले में अमेरिका की मदद करेगा। ईरान ने एमिरेट्स के ऊपर, बहरीन के ऊपर, कतर के ऊपर, कुवैत पे, सऊदी पे हमला करके यह बता दिया है कि ईरान अब किसी भी ऐसी कंट्री को बर्दाश्त नहीं करेगा कि जो, यानी कंट्री को अगर मैं कह रहा हूं तो जहां पर अमेरिकन बेस या अमेरिकन मदद जिसको जहां पर मिल रही है उसको
इसमें ईरान include हो टारगेट करेगा और मारेगा। ईरान ने ये साबित कर ठीक दिया है, ठीक है। और इसमें कोई शक नहीं, देखिए चारों तरफ यही वजह है कि आयतुल्लाह अली खामनेई एक सर्वोच्च नेता के तौर पर हमेशा से लोगों के जहन में भी हैं और सर्वोच्च नेता के तौर पर उनकी एक बड़ी भूमिका रखी, और यही वजह है टीपी त्यागी जी की पूरी दुनिया में एक अलग तस्वीर नजर आती है विरोध प्रदर्शन की भी, और दूसरी तरफ हमलों में भी अमेरिका का वही रूप में साथ दिया जा रहा है। लेकिन सर, क्या ईरान में अभी इतनी ताकत आपको नजर आ रही है? एक तरफ यूरोप, दूसरी तरफ हमने देखा कि नाटो कंट्रीज अलग हैं, और अब तो जिस रूप में आमने सामने की लड़ाई में खाड़ी देशों के साथ में खुद ईरान नजर आ रहा है, ये लड़ाई कितनी लंबी खिंच रही है सर? देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि ईरान के साथ कोई है, तो मुझे नहीं लगता कि अलावा हिजबुल्लाह, हमास और हुती, यानी कि लेबनान, यमन और गाजा, इनके लोगों के अलावा या कॉस्मेटिक सपोर्ट देने के लिए चाइना और रशिया, जो एक्चुअली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं है। ईरान ने खुद ये गलती की है। ईरान ने ये कहा था कि हम हर उस देश में जहां के स्पेस को अमेरिका को दिया गया है हमारे खिलाफ, वहां अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला करेंगे, उन देशों पे हमला नहीं करेंगे। सवाल उठता है, दुबई में तो अमेरिका का कोई बेस नहीं है, उन्होंने दुबई पे क्यों हमला किया? सवाल उठता है कि सऊदी अरेबिया में जो उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी पर हमला किया, वो तो अमेरिकन बेस नहीं था, वहां पर क्यों हमला किया? सवाल उठता है कि साइप्रस में 2 मिसाइलें क्यों दागी? पहले तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के जो देश थे वो उनके हमले से इतने दुखी हो गए कि जो पहले ये कह रहे थे कि हम अमेरिका को अपनी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ नहीं होने देंगे, अब वो अमेरिका के साथ आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि दुबई में लॉजिक खत्म हो गया, तो सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने किया, अब बाकी और भी करेंगे। उधर साइप्रस में 2 मिसाइल भेज के उन्होंने सिचुएशन ये बना दी कि यूके, फ्रांस और जर्मनी, ये तीनों मिल गए और इन्होंने कहा कि अब भी हम अमेरिका और इजराइल के साथ मिलके ईरान के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। तो ये तो ईरान ने खुद ठीक है, यानी कि सर ये ऐसा लगता है, खासतौर से बाकी का तो नहीं पता, ईरान के अकेला है। मोहम्मद हुसैन सूरत वाला कुछ कह रहे हैं इस बात पे जी। मोहम्मद हुसैन सूरत वाला जी। करता हूँ कि ईरान ने ये ऐलान किया था कि वो जहां पर भी उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी उस पर हमला करेगा। साथ साथ में त्यागी साहब ने बहुत अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया, और वो ये कि ईरान को कॉस्मेटिक सपोर्ट किसी का या और दूसरे सपोर्ट की तरफ। तो मैं 2 पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये कि ईरान ने अपने आप को तैयार किया है लड़ने के लिए अकेले, चाहे कोई सपोर्ट हो या ना हो। ईरान इतना सक्षम है, 12 दिन की जंग के अंदर भी उसने बताया था कि वो सक्षम है। आपने ये कहा, लेकिन मोहम्मद हुसैन सूरत वाला जी, ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अगर बात करें तो 12 दिन की जो जंग थी उस समय के हालात कुछ अलग थे। इस समय के हालात ऐसा लगता है 1 वर्सेस 11 देश अलग हो चुके हैं, अलग अलग हिस्से हो चुके हैं। मुझे मेरी बात कंप्लीट करने का, मैं कुछ पॉइंट में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। साथ साथ में आपने कहा कि ये दुबई में बेस नहीं है अमेरिका का, नहीं, दुबई में अमेरिका का लॉजिस्टिक का जबल अली के अंदर बहुत बड़ा बेस है। साथ साथ में दुबई के अंदर अमेरिका के अलावा इसराइल का बहुत बड़ा बेस है, तो वहां पर बेस है, इस वजह से उनको मारा गया है। आपने एक मिनट, आपने फिर ये कहा कि सऊदी अरब के ऊपर हमला क्यों हुआ है। सऊदी अरब में जो आर्मी बेस के ऊपर हमला हुआ है, उस आर्मी बेस के लिए कहा जाता है कि वो आर्मी बेस की वजह से है, लेकिन आरामको के ऊपर जो हमला हुआ है, आरामको के हमले के लिए ईरान के ऑफिशियल्स ने अभी तक के जो एक पॉइंट कहा है कि उन्होंने ये कहा है कि अपने नेबर कंट्रीज के किसी भी रिफाइनरी पर हमने हमला नहीं किया है। मुझको ये अभी नहीं पता है कि किसने हमला किया है, लेकिन ईरान ने इसको डिनाई किया है। श्रीमान जी, अगर इस तरकीब से कहें तो मैं कोई भी स्पेशल पॉइंट्स को इकट्ठा करके किसी इशू को इस तरफ भी साबित कर सकता हूँ, उस तरफ भी साबित कर सकता हूँ कि साहब ईरान ने ये कहा था। ईरान ने सऊदी अरेबिया के जो रिफाइनरी के ऊपर हमला किया, वो सबने वीडियो में देखा, और फिर इतिहास बताता है क्या पहले हुती ने नहीं किया था, जब कई हफ्ते तक वो चलते रहे थे।
तो ये अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या ईरान को सऊदी अरबिया से हमले का डर है, या कतर से डर है, या यूनाइटेड अरब एमिरेट से डर है? अगर ईरान को इनमें से किसी देश से डर नहीं है तो फिर ईरान ने इतनी बड़ी ताकत और न्यूक्लियर बम बनाने की बात क्यों की? यानी कि वही तो है, कोई दूसरा ऐसा देश है जिसके इतने आतंकी, लेकिन एक और इसमें कोई शक नहीं, दूसरा ऐसा देश बता दो जिसके इतने आतंकी संगठन हो, मुझे बताओ। हिजबुल्लाह, हमास, हूती, कतब, हिजबुल्लाह, अल-बदर, भाई ये किसके हैं? ये जो आतंकी संगठन है किसने बनाए? ये ईरान ने बनाए ना। ये सऊदी अरबिया क्या गया, या यूएई के हैं? जब ईरान ने बनाया, यानी कि ईरान से। और मोहम्मद हुसैन सूरतवाला जी, आप ये कह रहे हैं कि भाई जो ऑयल रिफाइनरीज पर जो धमाके हुए या फिर कहीं पर ऐसे हमले नहीं हुए, उसकी तमाम तस्वीरें अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखाती भी रहूं। और ऑयल रिफाइनरी खासतौर से कहा जाए कि कतर या साउथ की, बेसिकली कहा जाए कि मिडिल ईस्ट की एक बहुत बड़ी लाइफलाइन मानी जाती है। क्या वहां पर कोई खुद के बम गिराएगा, ये भी अपने आप में बात है। और ईरान आखिर क्यों इस रूप में दिशा की तरफ जाता जाएगा? लेकिन मुझे डॉक्टर इरशाद अहमद एक बात जरा ये बताइए, क्योंकि पाकिस्तान खुद को सबसे बड़ा मुस्लिम देश के तौर पर एक पिछले कुछ वक्त से प्रोजेक्ट करता रहा है, और अभी ये कहा जाए कि मुस्लिम कंट्री पर ये सबसे बड़ा आघात हुआ, सबसे बड़ा हमला हुआ, पाकिस्तान का क्या स्टैंड है फिलहाल? वो इजराइल अमेरिका के साथ में है या फिर ईरान के साथ स्टैंड कर रहा है? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, हम कहते नहीं, हम हैं मुसलमानों के टाइगर, हम हैं ताकतवर पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे कोई दूसरी राय नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, हम हर उस मजलूम के साथ खड़े हैं जिस पे जुल्म करने की कोशिश करेगा कोई भी मुल्क, भले कोई भी मुल्क हो, उसमें ईरान हो, अमेरिका हो, हिंदुस्तान हो, अफगानिस्तान हो, कोई भी वही मुल्क उसी होगा, अमेरिका की उसके दूतावास खिलाफ के हम बाहर खड़े जब होंगे। प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो उन्हीं पर ही आप गोलियां बरसा देते हैं, वही अमेरिकी गोली बरसा देते हैं पाकिस्तान की आवाम पर। आप मुझे बोलने दें प्लीज। दूसरी बात ये, जो आप बार बार अफगानिस्तान का नाम लेती हैं, हमने अफगानियों पे हमला नहीं किया, हमने आपके दहशतगर्दों पे हमला किया एक बात जो बताऊं, डिफ्यूट किए हुए हैं आपने मेरी सरहदों के साथ, अफगानिस्तान के मैं इनको एक बात साथ बताऊं, उनकी चौकियों को भी जलाया, उनको पकड़ के मारा भी है, उनको गिरफ्तार भी किया है, और उनको बोलने का मौका देंगे कि वो खुद से बोल के बताएंगे कि उन्होंने कहां से फंडिंग ली, कहां से असला लिया, कहां से बारूद लिया, किसके इंस्ट्रक्शन पे पाकिस्तान में धमाके करवाए, लोगों को शहीद किया, मेरे आर्मी के लोगों को, जवानों को शहीद किया। हम शहादतें ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? कि हमने पाक करना, मैं बार बार आपके चैनल पे कहता हूँ, हमने खित्ते को पाक करना है। मेरे सवाल का जवाब दे, दहशतगर्दों से, मेरे सवाल का जवाब देंगे इरशाद साहब, मेरे सवाल का जवाब आप देंगे या नहीं देंगे? मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, बिल्कुल आप ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन अमेरिका के साथ आप लेटे हैं। आप अमेरिका के जितना चमचागिरी आप कर रहे हैं, कोई और मुसलमान मुल्क कर रहा है? मुझे बताएं। अच्छा, ठीक है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 इरशाद सितंबर को इरशाद जी ऐसे नाराज होके नहीं जाते। इरशाद जी, जवाब देना पड़ता है। अमेरिकियों का कब तक यूं ही बचाव और समर्थन करते रहेंगे? इरशाद जी से जैसी सवाल पूछा अहमद मस्तिकान जी ने, चलेगा एक बार देखते, हो सकता है वापस शायद कनेक्ट हो, लेकिन यही तो बात है। अहमद जी, आपने तो उन्हें नाराज कर दिया, या आपने नाराज किया है, या पाकिस्तान की आवाम की भी एक तरह से यही आवाज है? भाई देखे, प्रेसिडेंट ट्रंप ने 20 सितंबर को कहा था कि मुझे बगराम एयर बेस दे दे, वरना बहुत बुरा होगा। ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया पे लिखा था। तो फिर आपने देखा क्या हो रहा है। ये जो इजराइल और अमेरिका ने जो ये ठेका लिया है कि हमें ईरान के अंदर रिजीम चेंज लाना है, जो कि मुमकिन नहीं है, इस तरीके से रिजीम चेंज नहीं होता है, लेकिन उन्होंने ये ठेका लिया हुआ है। और जो अफगानिस्तान के अंदर रिजीम चेंज करने की जिम्मेदारी जनरल आसिम मुनीर को ट्रंप साहब की तरफ से मिली हुई है। ये झूठ बहुत बोलते हैं, ये अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और अहमद जी, यही तो बात है, जो बात यहाँ पर इरशाद अहमद ये कहा जाए कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे थे कुछ समय पहले कि हिंदुस्तान की मुलाकात हुई इजराइल में और वहां पर ये हुआ। असल में तो रिपोर्ट ये सामने आई, अफगानिस्तान पे जिस तरह से यहाँ पर हमले किए गए, उसमें बड़ा रोल तो यही था अमेरिका का। वहां से ग्रीन फ्लैग मिला, हरी झंडी मिली, और उसके बाद में हमला कर दिया गया। एक बार मैं दामोदर सिंह जी का भी रुख करना चाह रही हूँ, मैं दोबारा रुक कर रही हूँ अहमद मस्तिकान जी। दामोदर सिंह जी,
पहले हमने देखा कि एक तरह से पिछले कुछ वक्त में एक पैटर्न नजर आता है। पहले अमेरिका की तरफ से टारगेट किया गया था सीधे सीधे वेनेजुएला को, क्यूबा का नाम आया, ग्रीनलैंड का नाम आया, ईरान में रिजीम चेंज बहुत लंबे वक्त से एक रटी रटाई बात हमेशा से दोहराई जाती रही, अफगानिस्तान का भी जिक्र बलोच पत्रकार अहमद मस्ती खान जी ने किया। तो ऐसा लग रहा है कि ये तो पूरा एक पैटर्न नजर आता है और ये कहां पर जाकर रुकेगा ये कुछ समझ में नहीं आता। देखिए, जो ये पैटर्न है अमेरिका का, ये ट्रंप के आने के बाद बड़ा इंटेंसिफाई हो गया। इससे पहले भी इन्होंने इराक के ऊपर किया था, इससे पहले इन्होंने सीरिया के ऊपर किया था, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस ये ट्रंप के आने के बाद इंटेंसिफाई हुआ। हाँ, ईरान की तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं जिनका खामियाजा उसे भुगतना पड़ रहा है इस समय पे। जैसे कौन सी गलतियां आपको नजर आती हैं? क्या हल्के में लिया? क्योंकि 3 बार जिनेवा की में बैठक हुई और हर बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से धमकी दी कि इसके अंजाम अच्छे नहीं होंगे, या ये कहा जाए अपनी इंटेलिजेंस को कमजोर कर दिया ईरान ने, कहां गलती हुई है? देखिए, ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमले की मंशा बहुत पहले से बना ली थी। इजराइल और अमेरिका के पास वो पूरी तैयारी थी, बस उनको एक प्रिसाइज इनपुट चाहिए था, इंफॉर्मेशन चाहिए थी कब इनकी टॉप लीडरशिप एक जगह पे इकट्ठी मिलेगी और उसी दिन हम उसे वाइप आउट करेंगे। और वो मौका जिस दिन उन्हें मिला, उन्होंने कोई गलती नहीं की, उन्होंने कुछ नहीं सोचा कि अभी नेगोशिएशन टेबल पे हैं, बातचीत चल रही, कुछ भी हो रहा, उन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया, कोई मौका नहीं दिया उन्होंने ईरान को। तो ये ईरान को बहुत पहले से पता था। गलती एक तो इनसे ये होती कि एक ही जगह पे सारे लीडर्स कैसे इकट्ठे होते हैं, अगर होते हैं तो फिर जी और इसके बाद ईरान के अंदर आज हर जगह पर मोसाद के इंटेलिजेंस है, मोसाद की और CIA के इनपुट्स हैं, वहां पर उनके लोग हैं जो उनको पूरी खबरें दे रहे हैं प्रिसाइज। ये बात ईरान को समझनी होगी कि आपका जो देश है वो होम ग्राउंड बन चुका है इन दोनों एजेंसीज के लिए, जहां से इनको प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल रही है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है जो ईरान ने गलती की है, अपने पड़ोसी मुल्कों को भरोसा खो दिया और उनको भी अपना दुश्मन बना लिया, उनके ऊपर हमला करके। ईरान को नहीं लगता कि आपकी जो दुश्मनी अमेरिका के साथ है, आप अमेरिका के साथ आगे बढ़ाएं, लेकिन जो दुबई के ऊपर और बाकी जगह पे आप हमले कर रहे हैं, अगर सोचिए एक सिनारियो बनता है कि जहां पे सारे मिडिल ईस्ट की कंट्री आपके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, आपका नामो निशान मिट जाएगा। ये बड़ी बात जनता को जी 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 टीपी त्यागी जी, आप कुछ रिएक्ट कर रहे थे। जी, पहले मैं इनकी एक बात का जवाब दूं जी, कि जी। आपने कहा कि टॉक्स चल रही थी और उसके बीच में अमेरिका ने हमला कर दिया, ये गलत है। दरअसल में आप गौर फरमाइए कि वैसे तो ट्रंप की बातों का कम ही यकीन करते हैं लोग, लेकिन उन्होंने जब तीसरी बार जेनेवा में बात हुई तो उन्होंने ये कहा था कि अगर इस तीसरी बात में ईरान डील नहीं करता है तो ये वार्ता आखिरी वार्ता होगी, उसके बाद ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। ये बात उन्होंने कही थी। यू कैन चेक इट। तो पहली बात तो ये खत्म हो गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। जी जी ठीक है। वैसे इरशाद अहमद जी इज बैक, मैं ये कहूँ इरशाद जी वापस जुड़ चुके हैं। इरशाद जी एक बार फिर आपका स्वागत है। ऐसे नाराज होके नहीं जाया करते, आप इतने सीनियर और इतने मंझे हुए हैं, छोटी छोटी बातों पे ऐसे कोई नाराज होता है क्या? कई परिस्थितियां ऐसी हैं। अच्छा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। मैं जानती हूँ अहमद मस्ती खान जी के सवाल से आप नाराज हो गए थे, कोई बात नहीं, लेकिन बात उनका भी उद्देश्य दरअसल अमेरिका के साथ में स्टैंड लेकर ही है। आपकी क्या राय है खासतौर से ईरान, अमेरिका और इजराइल को लेकर? देखिए, मुझे अहमद मस्ती खान से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि इज्जत एहतराम के साथ शो में बात की जाए। ये बदतमीजी करते हैं, बदतमीजी हम ना करते हैं ना हम बर्दाश्त करते हैं। इनको चाहिए, आपको चाहिए कि इनके साथ मुझे डिबेट में ना शामिल किया करें। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे अर्ज की कि हम सब ईरान के साथ खड़े हैं, तमाम ममालिक इस्लाम के ईरान के साथ खड़े हैं। अभी आपके मेहमान कह रहे थे, ये कह रहे थे दुबई को, UAE को और सऊदीया को सबको नाराज कर लिया। उन्होंने नाराज नहीं किया, उन्होंने कहा कि होश के नाखून लीजिए, अपने भाई को अगर आप सब लोग मरवाएंगे तो कल को आपकी बारी भी आएगी। देखिए, ईरान ने सबको जगाया है, नींद भाई से ईरान के जगाया साथ खड़े हैं तो कंडेमनेशन हमें बताए ना। कहाँ अमेरिका को आपने कंडेम किया है? अमेरिका को कहाँ कंडेम किया मुझे बताएं। मस्ती खान जी ठीक है, मैं आपका सवाल पहुंचा रही हूँ। ठीक है, मैं सवाल पूछने दें। म्यूट कर दें। आपने अमेरिका को कहाँ कंडेम किया है? ठीक है, मैं सवाल पूछती हूँ। टीपी त्यागी जी, दामोदर सिंह जी भी आपकी बात पे रिएक्ट कर रहे हैं। मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो इरशाद साहब है, मैं इनको काफी चैनल के ऊपर देखता हूँ, इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे झूठ बोलना इनके देश का कैरेक्टर है और जो जितनी सफाई से बोले वो उतना बड़ा एक्टर है। इस मामले में ये सबसे ज्यादा एक्टर है। बिल्कुल गलत, झूठ बोलते हैं। देखिए, मुझे ये बताइए मैंने कहाँ झूठ बोला? मैंने कहा अजीम शहीदों ने मुसलमानों को जगाया कि इकट्ठे हो जाओ, ये वक्त है,
ये शहादतें हासिल करें और शहीद हो जाएं अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने इस्लाम के लिए। लेकिन इरशाद अहमद जी, जो शहादत के लिए जो आगे आते हैं वो ये कहा जाए अमेरिकियों की गोली से शहादत पाएं, तो ये भी तो जायज नहीं है ना। सोचिए उन पर क्या बीत रही होगी। वो अगर अपने नेता के ये कहा जाए कि गम में अगर वो सड़कों पर उतरे तो अमेरिकी गोली से और अपनी ही पाकिस्तान की धरती पे वो शहीद हो जाएंगे क्या? तो मैं अर्ज करूं, देखें सड़कों पे उतरे सबने, उसमें हम भी शामिल थे। यहाँ इस्लामाबाद में हम लोग निकले, हमने पूरा मन एहतजाज किया, हम एहतजाज में शामिल हुए। देखें बोलने देना, ये देखें ये बदतमीजी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग जिन सड़कों पे गए, 35 युवाओं को गोली मारी गई पाकिस्तान में, अगर वो सुन्नी होते तो क्या आप उन्हें मरने देते? आप न शियाओं को, न अहमदिया को, न माइनॉरिटीज को, आप सबके साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं। अभी समय नजदीक, समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है इरशाद जी। अब आप देखिए समय आपका करीब है, आपकी उम्र 80-90 के करीब है, आपको फरिश्ते ले जाने वाले हैं। इरशाद अहमद जी, हमारा फिर समय ये अभी क्या हमारे है? पास फिर ये क्या है? फिर ये क्या है? आप अगर आप अहमद मस्तिकान जी की बातों को आप बदतमीजी कहते हैं, और आप क्या बात कर रहे हैं? कह रहा हूं, ये कह रहे हैं कि आपके सीनियर हैं, वो उम्र में बड़े हैं, आपके पद में बड़े हैं, कैसी बात कर रहे हैं इरशाद अहमद जी? मैं जानती हूँ आपसे सवाल जो पूछता है आप उसको आप नाराज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। आपने अब प्रदर्शन हिंदुस्तान में भी हुए इरशाद अहमद जी, बात सुनिए जरा। जम्मू कश्मीर में भी लोग सड़कों पर उतरे अपनी नाराजगी जताते हुए, उत्तर प्रदेश में भी लोग सड़कों पर उतरे, दिल्ली में भी सड़कों पर उतरे, लेकिन यहाँ पर हैंडल करना हमारी सुरक्षा बलों को बखूबी आता है। वहां पर देखिए जो कराची में हुआ, जो गिलगित बाल्टिस्तान में हुआ, क्या वो जायज देता है? क्या खासतौर से जिन पाकिस्तानियों ने जान गंवाई, क्या आपने अमेरिकियों पर कोई एक्शन लिया? जिस दूतावास के बाहर जिन सैनिकों ने गोली चलाई, क्या आपने उन्हें कंडेम किया? क्या उन पर कोई एक्शन लेने की बात कही? क्या नाराजगी तक जताई गई है आपकी तरफ से, या डरते हैं उनसे भी? आपके पूरे सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन आपने चीख चिल्लाट शुरू कर दी सब लोगों ने। बात यह है कि किसी के घर में घुसना अच्छी बात नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमने भी एहतजाज किया, मैं भी कल सड़कों पे था, हम भी इस्लाम का अलम बुलंद करने के लिए निकले, ईरान का बुलंद करने के लिए निकले, लेकिन किसी के घर में घुसना जायज नहीं है, किसी की इमलाक को नुकसान पहुंचाना जायज नहीं है। अमेरिकन हमारे यहाँ मेहमान हैं, इंडिया हमारा मेहमान है, इंडिया की एम्बेसी में आपका इरशाद अहमद जी, अभी भी पता है मुझे बड़ी हैरानी हो रही है। दामोदर जी कुछ बात कह रहे हैं जी। उसने ये बोलिए ना कि जो अमेरिका ईरान के अंदर घुसा है उसने भी गलत किया है। इरशाद जी जवाब दीजिए दामोदर जी की बात का। इस किस्म के जुलूस में काली भेड़ें कुछ घुसती हैं। अरे जवाब तो दीजिए, अमेरिका ईरान के अंदर, ईरान के घर के अंदर घुसा, वो सही है या गलत है? जवाब दीजिए दामोदर जी का। देते हैं। देखिए अभी आप ही के मेहमान कह रहे थे कि जी गिलगित बल्तिस्तान में जो है ना कर्फ्यू लगा दिया, जो जाके कह रहे हैं कि ट्रंप को पीस नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, आपके फील्ड मार्शल जाते हैं, ये सब कौन करता है? तो ये बात थ्योरी एक ही जैसी रहेगी ना आपकी, आपके हिसाब से जो चीजें हैं वही हिसाब तो मैं बोल रहा हूँ कि आप बोलिए कि अमेरिका ने ईरान के अंदर घुस के बहुत गलत किया है। देखिए जंग ईरान की और इजराइल की है, लोगों ने जिन्होंने साथ दिया वो भी सामने है। ये देखें अमेरिका की अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने भी भरपूर हिस्सा लिया। मौलवी क्यों बन जाते हैं तर्कों में? जहां पे लॉजिकल बात करनी वहां मौलवी बन जाते हैं। अरे आपसे पूछा जा रहा है ना कि आप अमेरिका की बात क्यों नहीं करते? इजराइलों को मदद की शह दे करके आए हैं कि इंडिया साथ खड़ा है, तो बेशरम लोग हैं जो कि अपने आप को मानते नहीं है कि हमने किया। मैं बार बार बात करती हूँ, आप बड़े सिलेक्टिव हो जाते हैं हर बार। आपने कहा कि भाई पाकिस्तान में जहां पर अमेरिका घुसा है वहां पर अगर लोग जाएंगे प्रदर्शन करेंगे तो क्या उनका गोली खाना जायज है? ईरान में अंदर घुसकर अमेरिका ने अगर हमले किया, आपके नेता आयतुल्लाह अली खामनी की हत्या कर दी, आप एक जुबान से आपके एक शब्द नहीं फूट रहा उस बारे में। मुद्दी दहशतगर्द है, आप मानिए इस बात को पूरी दुनिया जानने लगी है कि कौन है इस दहशतगर्द नहीं लिया। ये आपके फेक नैरेटिव्स अपने पास में रखिए, आपकी जनता खुद आपसे सवाल पूछेगी कि आप उनको क्या जवाब देंगे। आपकी धरती पाकिस्तान की धरती, पाकिस्तानियों की क्या सीना छलनी कर दिया अमेरिकी गोलियों ने? एक शब्द नहीं फूट रहा है आपकी जुबान से। अहमद मस्तिकान जी। नैना जी, ये अमेरिका के गुलाम हैं, ये अमेरिका के IMF के टुकड़े पे पलते हैं, ये IMF के भिखारी हैं। ये इन्होंने जितनी अमेरिका की चमचागिरी की है और किसी ना एशिया के मुल्क ने की है, ना अफ्रीका की, ना लातीनी अमेरिका की। ये तो इंतहाई ज्यादा, आपने देखा पीस बोर्ड में जाके बैठे हुए थे,
चीनी आज इनके ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं, चीनियों ने आज कार्टून निकाला है। आवाज ही नहीं ये आ रही किस है। किस्म के ये लोग जो हैं इंतहाई जो है घटिया किस्म के लोग हैं। नहीं, मेरा लेकिन इनको अहमद मस्तान मशवरा जी, है। ये बात इरशाद अहमद जी कह रहे हैं कि भाई कराची में या फिर जिन जिन जगहों पर अमेरिकियों के खिलाफ प्रदर्शन किया, यहाँ पर उन पाकिस्तानियों ने गलती कर दी अमेरिकियों के खिलाफ आवाज उठाकर। जिस रूप में वहां पर वो दूतावास पर प्रदर्शन कर रहे थे, गोलियां चलाई, उन्हें वो जस्टिफाई कर रहे हैं इरशाद जी। ये आप खुद जरा सोचिएगा कि आखिर पाकिस्तान के आवाम के सामने क्या फेस लेकर जाएंगे, क्या जवाब देंगे। आप शहादत की बात करते हैं, आखिर उन लोगों की क्या गलती थी कि वो तो आप पर भरोसा करके सड़कों पर उतरे थे, आपने उनको अमेरिकियों की गोली का निशाना बना दिया। ये पूरी दुनिया भी देख रही है और पाकिस्तानी भी देख रहे हैं। वक्त इतना ही था, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मिडिल ईस्ट की जो आग अभी यहाँ पर नजर आती है, सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल या अमेरिका नहीं, बल्कि ईरान वर्सेस अलग अलग देश नजर आते हैं। और उसमें पाकिस्तान, जो खुद को ये कहा जाए मुस्लिमों का एक बड़ा चेहरा या मुस्लिमों वाला देश कहता है, उनके घर के अंदर ही अमेरिकियों की गोली का शिकार है, वहां के मुस्लिम बन रखे हैं। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान अभी भी खामोश बैठे हैं। रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।